शहर के बस स्टॉप पर एक कोने में एक बूढ़ा आदमी कांपते शरीर के साथ लेटा हुआ था। तभी एक मुसाफिर उस बूढ़े आदमी के पास जाता है। बाबा, क्या हुआ? आप यहाँ ऐसे क्यों पड़े हो? कौन है? बाबा, आप तो बहुत बीमार लगते हो। उठिए, पानी पीजिए। तभी दर्शन हरिओम को उठाकर पानी पिलाता है। हरिओम का पूरा शरीर कांप रहा था। बाबा, आपका कोई अपना नहीं है क्या? अपने तो बहुत हैं बेटा, पर उन अपनों ने ऐसा अपनापन दिखाया मुझे कि मेरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। ऐसा क्या किया आपके अपनों ने आपके साथ? हरिओम खामोश हो जाता है। बताइए बाबा। बेटा, मैं पास में अपने बड़े से घर में अपने बेटे, बहू, अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ बड़ा ही खुशनुमा जीवन बिता रहा था। एक समय की बात है। भाई, फैक्ट्री से फोन आया था, हमें तुरंत बुलाए हैं फैक्ट्री में। अच्छा, चलो हम चलते हैं। रोहन, फैक्ट्री में काम कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है पिताजी। कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना। जी पिताजी। हरिओम उड़ानपुर गांव में अपने बड़े से घर में अपने दो बेटे रोहन, मंगेश, बहू निशा, पत्नी मेनका और पोते वरुण के साथ रहता है। हरिओम के परिवार वाले बहुत ही अमीर थे। तभी रोहन, मंगेश अपनी फैक्ट्री में चले जाते हैं। रोहन, मंगेश अपने पिता के जूते बनाने वाली फैक्ट्री को संभालते हैं। फैक्ट्री को हरिओम ने अपनी कमाई से बनाया था। अब बुढ़ापे की दहलीज पर आने के बाद हरिओम ने अपनी फैक्ट्री की जिम्मेदारी अपने बेटों के कंधों पर डाल दी थी। मेनका, हमारे बच्चे कितने समझदार हैं ना। आज दोनों बेटों ने फैक्ट्री की सारी जिम्मेदारी कितने अच्छे से संभाल रखी है। सच में हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें इतने आज्ञाकारी बेटे मिले। जी सही कहा आपने। निशा बहू, जाओ खाने की व्यवस्था कर दो। जी माँ जी। निशा शहर में रहने वाले एक अमीर माता पिता की बेटी थी। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक दिन निशा और रोहन अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। रोहन जी, आप ससुर जी से कहकर फैक्ट्री और घर अब अपने और देवर जी के नाम करवा लीजिए ना, क्योंकि ससुर जी को अगर कुछ हो गया तो उनके बाद उनकी संपत्ति पर किसी का तो हक होना चाहिए ना। ये सारी संपत्ति तो अकेले ससुर जी के ही नाम है। यही बात मैंने कई बार कही है पिताजी से निशा, पर पिताजी संपत्ति हमारे नाम करने से हर बार मना करते हैं। देखिए, आप कैसे भी करके ये संपत्ति अपने नाम करवाइए, वरना बाद में संपत्ति को लेकर बहुत परेशानियां होंगी हमें। अगले दिन सवेरे मेनका सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो सिर के बल सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। आह! नीचे गिरते ही और सर पर चोट लगने के कारण मेनका की वही मौत हो जाती है। ये देखकर हरिओम और सब खूब रोने लगते हैं। सबका रो रो कर हाल बेहाल होने लगता है। कुछ दिनों बाद हरिओम अब कमरे से बाहर ही नहीं निकलता था। वो हमेशा गुमसुम रहने लगा। पिताजी को माँ की मौत का बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। पता नहीं पिताजी कैसे खुद को संभालेंगे अब। जी, मैं क्या कहती हूँ, आप जाकर बात कीजिए ना ससुर जी से संपत्ति के बारे में। निशा, ये कोई समय है क्या ये सब बात करने का? हाँ भाभी, अभी ये बात करना ठीक नहीं होगा। अरे आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? आपने देखा ना कि माँ जी पलक झपकते इस दुनिया से चली गई। किसी ने सोचा था क्या माँ जी के साथ ऐसा हो जाएगा? अगर कल को ऐसी कोई घटना ससुर जी के साथ हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे हाथ तो इस संपत्ति में से फूटी कौड़ी तक नहीं आएगी, क्योंकि ये सारी संपत्ति तो ससुर जी के नाम है। भाभी ठीक कह रही है भाई, हमें पिताजी की संपत्ति अपने नाम करवा लेनी होगी। बात तो सही है, कल को हमारे बच्चे भी बड़े होंगे। चलो हम पिताजी से बात करते हैं। तीनों हरिओम के पास आते हैं। पिताजी, मुझे लगता है अब आपको अपनी संपत्ति हम दोनों भाइयों के नाम कर देनी चाहिए, क्योंकि कल को अगर आपको कुछ हो गया तो इस संपत्ति में से हमें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, पर इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारी माँ की ख्वाहिश थी कि हमारे जाने के बाद ये घर अनाथ आश्रम में दान में चला जाए। तुम्हारी माँ को अनाथ बच्चों से काफी लगाव था, इसलिए उसका सपना था कि उसके मरने के बाद इस घर में अनाथ बच्चे आकर रहें। यहाँ एक अनाथ आश्रम खुलेगा। अब तुम्हारी माँ तो नहीं रही, इसलिए अब उसकी वो इच्छा हमें ही पूरी करनी है। इसलिए हम ये घर अनाथ आश्रम के नाम करके कोई दूसरा घर खरीद के वहां रहने चले जाते हैं। ये सुनकर निशा और रोहन के होश उड़ जाते हैं। नहीं नहीं पिताजी, हम ये करोड़ों का घर अनाथ आश्रम में नहीं जाने देंगे। ये घर हमारा है और इसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। हाँ हाँ पिताजी,
हम ये घर अनाथ आश्रम में नहीं जाने देंगे। जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तुम उस माँ की इच्छा के लिए इतना नहीं कर सकते? ससुर जी, 1-2 लाख की बात होती तो अलग बात थी। अब भला करोड़ों का घर ऐसे ही दान में देना, ये तो बेवकूफी है ना। ये सारी संपत्ति मेरी है और मैं इस घर को अभी इसी समय अनाथ आश्रम में दान करने जा रहा हूँ। ये मेरा आखिरी फैसला है। हरिओम घर के पेपर लेकर बाहर चला जाता है। मैंने कहा भी था कि करवा लो संपत्ति अपने नाम। अब देख लो, सठिया आ गए ससुर जी बुढ़ापे में। रोहन, मंगेश, निशा तीनों काफी परेशान होने लगते हैं। रात का समय हरिओम अपना घर अनाथ आश्रम में दान करके आ चुका था। मैंने ये घर अनाथ आश्रम में दान कर दिया है। तभी रोहन को फैक्ट्री से फोन आता है कि फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या? फैक्ट्री में आग लग गई है? कैसे? हेलो हेलो, क्या हुआ भाई? हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है, जल्दी चलो। तभी तीनों दौड़ते हुए अपनी फैक्ट्री के पास जाते हैं तो उनका कारखाना पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था और उसमें का करोड़ों रुपए का माल भी जल चुका था। ये देखकर हरिओम और उसके बेटे खूब रोने लगते हैं, क्योंकि अब वो रास्ते के भिखारी बन चुके थे। अरे अरे, ये कैसे हो गया? मेरी फैक्ट्री जल गई है। अरे हम तो पूरा बर्बाद हो गए। अपनी बर्बादी का मंजर देखकर तीनों खूब रोने लगते हैं, क्योंकि अब उनके पास फूटी कौड़ी तक नहीं बची थी। घर अनाथ आश्रम में दान में चला गया था और फैक्ट्री जलकर खाक हो चुकी थी। कुछ दिन बाद तभी अनाथ आश्रम वाले हरिओम का घर अपने अंडर में ले लेते हैं, जिसके बाद हरिओम और उसके परिवार वाले रास्ते पर आ चुके थे। ये सब आपकी वजह से हुआ है पिताजी। अब मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ, मैं जा रहा हूँ। मंगेश वहाँ से चला जाता है। बार बार कहता था मैं आपसे पिताजी कि संपत्ति हमारे नाम कर दीजिए, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। देखिए अब क्या हो गया, हाथ में चमन्नी भी नहीं आई हमारे। अब मैं भी जा रहा हूँ निशा के साथ उसके मायके। अब रहिए अकेले। बड़ा शौक है ना आपको दानवीर बनने का। रोहन भी निशा और वरुण को लेकर निशा के मायके चला जाता है। जिन बच्चों का साथ मैंने कभी नहीं छोड़ा, आज वो बच्चे ऐसी हालत में मुझे अकेला छोड़कर चले गए। हरिओम खूब रोने लगता है। तभी वो भटकते भटकते पास वाले शहर आ जाता है और वहां दर बदर भटकने लगता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। हरिओम अब शहर में इधर से उधर भीख मांगकर अपना पेट भरने लगा और फुटपाथ, बस स्टॉप पर सोने लगा। तभी हरिओम की ये सारी कहानी सुनकर दर्शन की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपने अनाथ बच्चों की खातिर अपना इतना बड़ा घर दान दे दिया। सच में आप बहुत महान है बाबा। मैं भी अनाथ हूँ बाबा। इस शहर में जामुन बेचने का काम करता हूँ। क्या आप मेरे पिता बनकर मेरे साथ मेरे घर चलोगे? मैं आप जैसे महान इंसान की खूब सेवा करना चाहता हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ, छोटा मोटा जामुन बेचने का कारोबार करता हूँ, पर आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। ठीक है बेटा, मैं एक शर्त पर तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ जामुन बेचूंगा और तुम्हारे कारोबार में तुम्हारा साथ दूंगा। दर्शन हरिओम की बात मान लेता है और वो हरिओम को अपने छोटे से मिट्टी के बने घर में लेकर जाता है, जहां दर्शन अकेला रहता था। दर्शन के घर में कई सारे जामुन से भरे टोकरे थे। दर्शन उसी शहर में जामुन बेचने का कारोबार करता था। जामुन बेचकर दर्शन की कमाई रोज की अच्छी खासी हो जाया करती थी। अगले दिन दर्शन एक टोकरी भरकर जामुन लेता है। दर्शन बेटा, टोकरिया भरकर जामुन मुझे भी दे, मैं भी जामुन बेचने जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बाबा, आप क्यों तकलीफ करते हो? आप बस मेरे साथ चलिए, हम दोनों मिलकर जामुन बेचेंगे। बेटा चिंता मत कर, इस शरीर ने केवल बुढ़ापा लिया है, मेहनत करने की कला नहीं छोड़ी है। तभी हरिओम जामुन से भरे टोकरे लेकर शहर के बाजार में जाकर बैठ जाता है। जामुन वाला, मीठे मीठे काले जामुन वाला, कुंवारा खाएगा तो लड़की पाएगा, बूढ़ा खाएगा तो जवानी पाएगा, बीमार खाएगा तो सेहत पाएगा। आ जाओ, इस बूढ़े आदमी के चमत्कारी जामुन है। एक बार खाओगे जीवन में हजारों खुशियां पाओगे। आ जाओ। तभी हरिओम के पास कई सारे लोग आते हैं। क्या बात है बाबा, आपका अंदाज तो बड़ा निराला है। बेटा, अंदाज की क्या बात करता है, ये जामुन उससे भी ज्यादा निराले हैं। एक बार खाएंगे ना तो दूध से भी ज्यादा गोरा बदन हो जाएगा तुम्हारा। फिर लड़कियों को तू नहीं देखेगा, लड़कियां तुझे देखेंगी। हाँ, अरे क्या बात है बाबा, इस बात पर तो 5 किलो जामुन हो ही जाए।
चमन 5 किलो जामुन लेकर चला जाता है। मस्त। बाबा, आपका जामुन बेचने का अंदाज बहुत बढ़िया है। बिटिया, जामुन में ना बड़ा कमाल है। अगर सास खा ले तो बहू की दीवानी बन जाए, और अगर पति खा ले तो पत्नी का दीवाना बन जाए। अरे बाबा, गजब गजब बाबा, इस बात पर तो आपका वीडियो बनाना चाहिए। फिर क्या था, हरिओम इसी अंदाज में अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपने ग्राहकों को खुश करता गया और उसके ग्राहक भी उससे अच्छी मात्रा में जामुन खरीदते चले गए और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया साइट पर डालते गए, जिसके बाद हरिओम उस शहर में मन चला दीवाना दिलदार जामुन वाले के नाम से मशहूर हो गया और लोग भरकर उसके पास से जामुन खरीदते गए और उसके पास घंटों बैठकर जिंदगी की अहमियत और उसे जीने का अंदाज सीखने लगे। और इन्हीं सब में हरिओम रोज की हजारों में कमाई करने लगा। एक रात हरिओम दर्शन अपने घर में बैठे थे। बाबा, आप तो कमाल हो, आप तो इस शहर में फेमस हो गए। आपके आने से सच में मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां आ गईं। देखो कितना पैसा आ रहा है हमारे पास। बेटा, इस दुनिया में अगर खुश रहकर जीना है ना, तो अपने अंदाज को ऐसे ही बदलकर दुनिया को खुश करते रहना चाहिए, तभी दुनिया वाले अपने दीवाने होते हैं। फिर क्या था, हरिओम के अंदाज से कुछ ही महीनों में दर्शन हरिओम की कमाई से शहर में ही अपनी एक बड़ी सी जामुन फल फ्रूट की दुकान खोल लेते हैं और वहां हजारों की कमाई करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। हरिओम के बेटों का छोड़कर जाना तो एक बहाना था। दर्शन का जीवन संवारने तकदीर ने हरिओम को दर्शन के जीवन में जो लाना था